ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि राजनीतिक विज्ञान पर हमारी चर्चा चल रही है और राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 पर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि राजनीतिक विज्ञान में 2 भाग हैं, भाग 1 भाग 2, यानी 2 किताबें हैं और दोनों ही भागों से एक एक पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। उस पर आपके मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें अवश्य देखें, तभी आपको आगे की वीडियो जो है समझ में आएंगे। आज हमारी जो चर्चा होगी वो भाग 1 का जो पार्ट 2 है, द्विध्रुवीयता का अंत, उस पर हम चर्चा करेंगे और फिर आज जो चर्चा होगी उसके बाद अन्य जो इस पार्ट का जो अवशेष भाग बच जाते हैं उन पर फिर इसी प्रकार से सिलसिलेवार क्रम वाइज जो है वीडियो जारी होते रहेंगे, आते रहेंगे। तो आप कृपया उनको ध्यान से सुनें, ध्यान से देखें और अगर कहीं पर कोई दिक्कत आपको महसूस होती है, लगता है कोई मन में कोई क्यूरियोसिटी होती है, कोई प्रश्न आपकी जिज्ञासावश कोई प्रश्न मन में उठ जाता तो आप पूछ सकते हैं, अवश्य पूछ सकते हैं। उसके लिए आप चाहें तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अपना दिया है, उस पर आप कर सकते हैं और चाहे तो आप कमेंट के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, द्विध्रुवीयता का अंत ये पाठ है और इसके अंतर्गत क्योंकि सारा पाठ तो एक दिन में ही पूरा नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है, तो आज जो हमारी चर्चा के प्रमुख बिंदु होंगे उसमें जो प्रमुख बिंदु हैं वो हैं शीतयुद्ध के दौर में द्विध्रुवीयता के मायने, अर्थात द्विध्रुवीयता का क्या अर्थ है। हम ये भी जानेंगे कि बर्लिन की दीवार का क्या इतिहास था, कैसे उसका ध्वंस हुआ, कैसे उसका निर्माण हुआ, उस पर भी हमारी बात होगी। फिर सोवियत प्रणाली क्या थी, उसका अर्थ क्या है, उसको भी हम समझेंगे और हम यहाँ ये भी समझेंगे कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थीं और उस प्रणाली के दोष क्या थे, इन पर भी हमारी बात होगी। और जो मेरे विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है कुछ गृह कार्य भी यहाँ पर दिया जा रहा है, दिया जाएगा, अंत में दिया गया है, वो उसको भी करेंगे। उनको इसकी पीपीटी की जो अलग से इसको प्रेषित की जा रही है व्हाट्सएप के माध्यम से, उसको देख करके वो कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ध्रुवीयता का अर्थ क्या है। द्विध्रुवीयता, जैसे कि आप नाम से ही स्पष्ट कर पा रहे होंगे, द्वि माने 2, ध्रुवीयता माने ध्रुव। तो 2 ध्रुव, ये 2 ध्रुव क्या थे, तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1917 में जब रूस की क्रांति हुई, तो रूस की क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में प्रक्रांति हुई थी, जिसको अप्रैल की क्रांति कहा जाता है। तो उस क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी अर्थात कम्युनिस्ट शासन की वहाँ पर स्थापना हुई और एक समय में जो रूस काफ़ी पिछड़ा हुआ था दुनिया से, इस शासन के आने के बाद धीरे धीरे करके उसने अपनी इस प्रकार से प्रगति करी, उन्नति करी, इस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया कि 1945 तक आते आते रूस जो एक महाशक्ति बन गया। और इस तरह से जब रूस एक महाशक्ति बन गया, जैसे कि आप जानते हैं कि 1929 में आर्थिक महामंदी आई थी और उस आर्थिक महामंदी का पूरी दुनिया पर असर देखा गया। दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई, अमेरिका जैसे देश बर्बाद हो गए, लेकिन उसी समय में रूस प्रगति कर रहा था। उस आर्थिक महामंदी के काल में रूस प्रगति कर रहा था, निरंतर उन्नति कर रहा था। तो इससे बहुत सारे दुनिया के और देश भी प्रभावित हुए और उन्हें भी लगा कि रूस का जो मॉडल है वो अपने देश में उसको अपनाया जाना चाहिए और इसलिए बहुत सारे देश उसकी ओर आकर्षित होते चले गए। इनमें से विशेष रूप से कई जो पूर्वी यूरोपीय देश थे जिन्हें बाद में साम्यवादी देश कहा गया, तो इस तरह से इनका एक गुट बन गया और उसको एक महाशक्ति के रूप में उभरा। और वो जो इस विचारधारा के रूस की के मॉडल को जो अपना रहे थे, रूस की विचारधारा को जो अपना रहे थे, उसे सोवियत संघ करके उसको कहा गया, उसको साम्यवादी गुट कहा गया, जिसको इसी प्रकार से एक दूसरा जो गुट था, दूसरी ओर अमेरिका था, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल था और ये भी दुनिया के अनेक देशों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, क्योंकि अमेरिका भी दिनों दिन प्रगति कर रहा था आर्थिक महामंदी के बावजूद भी, उससे पहले भी और उसके बाद भी उसने निरंतर अपनी प्रगति जारी रखी। तो फलस्वरूप बहुत सारे जो दुनिया के देश हैं वो इसकी ओर आकर्षित होते चले गए और इस तरह से विचारधारा के आधार पर जो है दुनिया 2 गुटों में बंट गई, आप कह सकते हैं 2 ध्रुवों में बंट गई। ध्रुव आप समझते हैं जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ऐसी इसी प्रकार से विचारधारा के आधार पर जो कभी मिल नहीं सकते हैं, कुछ इसी प्रकार से साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा हैं
जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध बात करती हैं। तो इस तरह से ये दो ध्रुव थे और ये दुनिया में दो महाशक्तियाँ बन गई, दो ध्रुव बन गए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूंजीवादी जो देश था उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, इसे प्रथम दुनिया भी कहा जाता था। जबकि जो साम्यवादी गुट था, देश थे, उनका नेतृत्व रूस कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था, सोवियत रूस कर रहा था, तो इसे दूसरी दुनिया कहा जाता था। और इन दो गुटों का उभरना ही इन जो है द्विध्रुवीयता का उभरना कहा जा सकता है, या द्विध्रुवीय विश्व इसको कहा जाता है। और जो एक दूसरे को पछाड़ने के लिए वे जो हैं एक दूसरे से निरंतर संघर्षरत रहे और आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए, होड़ लेते हुए आगे बढ़ने की प्रयास करते रहे। और कोशिश दोनों की ये रही कि वो एक दूसरे को पछाड़ दें और एक दूसरे को समाप्त कर दें। लेकिन अंततः 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पतन हुआ। और जैसे ही सोवियत संघ का पतन होता है तो एक ध्रुव अर्थात साम्यवादी जो ध्रुव था, साम्यवादी जो गुट था, साम्यवादी जो शक्तियाँ थीं, सोवियत जो संघ था जो उसका नेतृत्व कर रहा था, क्योंकि उसका पतन हो गया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो ध्रुवीयता का जो है क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो आगे हम इस पर इसी प्रकार से बात करेंगे। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर और ये भी बता दूँ कि ये जो पाठ है, उत्तराखंड के बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए इस पाठ का महत्व जो अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 10 से 11 नंबर का है। क्योंकि एक तो 31वां प्रश्न इस पाठ से आता है और दूसरा एक 21वां प्रश्न जो इस पाठ से आता है। 31वां प्रश्न 6 नंबर का, 21वां प्रश्न जो है वो 4 नंबर का, कुल मिला के 10 नंबर के। और कभी कभी 1 नंबर का भी एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे बर्लिन की दीवार का विध्वंस कब हुआ वगैरह वगैरह इस तरह से। तो उस हिसाब से देखें तो 10 से 11 नंबर का महत्व इस पाठ का है, इसलिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अगर आप द्विध्रुवीयता देख रहे होंगे तो ये मैप जो आप देख पा रहे होंगे, तो इस मैप में आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो अमेरिका है ये पूंजीवादी गुट का है। और ये सफ़ेद जहाँ जहाँ आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग सॉलिड जिसको आप कह सकते हैं पूंजीवादी गुट हैं। दूसरी ओर ये जो आप रेड देख रहे होंगे ये जो है आपका क्या कह सकते हैं इसको, ये चाहे अफ्रीका में है चाहे यहाँ है, इधर आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, इधर देख पा रहे होंगे। तो ये सोवियत संघ का है कि इस क्षेत्र पर इनका प्रभाव था। और जो कमज़ोर रूप में दिखाए गए हैं, जैसे ये हल्के नीले नीले दिखाए गए हैं, ये भी ये जो नीले नीले दिखाए गए हैं ये भी एक तरह से इस अमेरिका वाले गुट यानी पूंजीवादी गुट के प्रभुत्व में थे, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था, थोड़ा सा कमज़ोर प्रभाव कह सकते हैं। और जो हरे हरे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जितने भी हरे हरे हैं ये आपके ग्रीन से, ये इस पर रूस का है लेकिन वीक प्रभाव है। वीक का मतलब है कि प्रभाव तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम से वो पूर्ण रूप से जो है साम्यवाद को नहीं मानने वाले। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो इस घटनाक्रम में द्विध्रुवीयता के अंत का जो घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो उसकी शुरुआत जब हम मानते हैं तो बर्लिन की दीवार से मानते हैं। तो ये बर्लिन की दीवार थी क्या? तो हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो द्वितीय विश्व समाप्त होने के बाद जो जर्मनी को 4 भागों में बांट दिया गया। और इसका जो पूर्वी भाग था उसको सोवियत संघ के पास, अगर आप मैप देख पा रहे होंगे तो ये जो वाला भाग है ये तो सोवियत संघ के पास चला गया, रशिया के पास चला गया। और जो इसका पश्चिमी भाग है इसको 3 सेक्टर में बांटा गया। जैसे ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ ये फ्रेंच सेक्टर था, यानी इस पर फ्रांस का नियंत्रण हो गया। ये जो मिडिल में है, मध्य में है, ये ब्रिटिश सेक्टर है, अर्थात इस पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। और ये जो अंत में है यानी लास्ट में है साउथ की तरफ, ये अमेरिकन सेक्टर है। तो इस तरह से 3 क्षेत्र तो पूंजीवादी गुटों के पास आ गए इसके, और एक जो पूर्वी क्षेत्र था वो आपके क्या कह सकते हैं रूस के पास चला गया, यानी सोवियत संघ के पास चला गया। तो इस तरह से अब जैसे मैंने अभी बताया कि सोवियत जो संघ है वो तो साम्यवादी विचारों का प्रणेता है, साम्यवादी विचारों को मानने वाला है। बाकी की जो तीनों पश्चिम की तरफ हैं, पश्चिमी बर्लिन की तरफ हैं, वो पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले देश हैं। तो इस तरह से पश्चिम में जो सरकार बनी वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का उदय हुआ। वहाँ पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की सरकार बनी। और जबकि पूर्व में जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनी। ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोक गणराज्य या जन गणराज्य से आप क्या समझते हैं, या समाजवादी गणराज्य से आप क्या समझते हैं। तो शुरू में जब रूस पर बर्लिन पर या पूर्वी यूरोपीय देशों पर जो रूस ने जो सरकारें स्थापित की उनको
लोक गणराज्य, जनगण राज्य उनको कहा गया। लेकिन धीरे धीरे करके उस पर पूर्ण नियंत्रण सोवियत संघ का आ गया, एक पार्टी का पूरा नियंत्रण आ गया, पूरी व्यवस्थाएं समाजवादी वहाँ पर स्थापित हो गए और इस प्रकार से वो समाजवादी गणराज्य के नाम से फिर बाद में जाने लगे। तो पूर्वी बर्लिन में जो है पूंजीवाद का, जो पूर्वी बर्लिन है इस पर पूंजीवाद का जो है अड्डा बन गया था। अब आप देख पा रहे होंगे, नहीं ये कर्सर में ले जा रहा हूँ, यहाँ पर पूंजीवादियों का अड्डा बन गया था और एक प्रकार से कम्युनिस्टों के लिए बड़ा सड़क था, वो किसी तरह से छुटकारा पाना चाहते थे। और 1950 से 1961 के बीच में 25 लाख से अधिक लोग जो हैं वो पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी में क्या कर गए थे, पलायन कर गए थे, यहाँ से पश्चिमी जर्मनी में जा रहे थे। और एक तरह से ये इनके लिए बड़ी चुनौती थी सोवियत या कम्युनिस्टों के लिए कि लोग जो हैं पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं। तो अब वो अंततः इस समस्या का किसी तरह से समाधान पाना चाहते थे और एक उन्होंने फिर निर्णय निकाला कि इस प्लान को कैसे रोका जाए। तो उसको प्लान को रोकने के लिए एक आदेश जारी हुआ कम्युनिस्टों के द्वारा, और वो आदेश जो जारी होता है वो 13 अगस्त 1961 को जारी होता है। और उसके तहत ये होता है कि पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन को बांटने के लिए एक दीवार का निर्माण किया जाएगा। और इस तरह से अगर आप देख रहे होंगे इस मैप में, तो ये इस तरह की एक दीवार जो बनाई जाती है और ये लगभग जो दीवार है 155 किलोमीटर लंबी और जिसकी ऊंचाई लगभग 3.5 मीटर ऊंची दीवार बनाई गई। ऊपर इसके कंटीले तार लगाए गए और कंटीले तारे उसमें लपेट दिए गए। जब दीवार बन रही थी तो उसके बावजूद भी जो है 5000 लोग जो है किसी तरह से पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी पलायन करने में जो है कामयाब रहे। कई लोग पश्चिमी जर्मनी को पलायन करते समय ही वो जो है मारे जाते हैं और असंख्य लोग जो है दीवार जैसे पार कर रहे थे मारे गए। और ये जो दीवार है ये 3 दशक तक उस शहर, न केवल शहर को बांटती रही बल्कि दो विचारधाराओं का भी के विभाजन का भी प्रतीक थी। और इस तरह से धीरे धीरे करके 1980 के बाद जो है जब जो पूरी जर्मनी की सरकार थी, साम्यवादी सरकार थी, वो धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ने लग गई। और जब कमज़ोर पड़ने लगी तो वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। और जब विद्रोह करना शुरू कर दिया तो अंततः 9 नवंबर 1989 को 1990 को इस दीवार को वहाँ के नागरिकों ने इसे ढहा दिया। और इस तरह से जो बर्लिन की दीवार जो लगभग 28-30 सालों तक जो दोनों देशों के बीच में विभाजन का प्रतीक थी, वो अंततः वो ढह जाती। एक बड़ी ऐतिहासिक घटना इसको 20वीं सदी के इतिहास की माना जा सकता है। और ये एक तरह से शुरुआत भी थी सोवियत संघ के पतन की, कि जहाँ सोवियत संघ इतना कमज़ोर हो गया कि उस दीवार को भी बचा पाने में सफल नहीं हो पाता है, समर्थ नहीं था। और इस तरह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस दीवार की कह सकते हैं बड़े इस दीवार की जो है ये जो बर्लिन की जो दीवार थी, इस बर्लिन की दीवार का अपना कह सकते हैं बड़े लोगों के लिए खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। लोगों ने जो है दीवारों में छेद करके या दीवारों के नीचे से सुरंगें बना करके वो किसी तरह से पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की तरफ जाना चाहते थे, किसी तरह से उससे मुक्ति पाना चाहते थे, जिसमें असंख्य लोग मारे भी जाते हैं। तो इस तरह से ये बर्लिन की दीवार का इतिहास था। अब सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली का क्या अर्थ है, ये प्रश्न कई बार आ जाता है 3-4 नंबर में कि सोवियत प्रणाली का क्या अर्थ है। कई बार ये 5 नंबर में 6 नंबर में भी आ जाता है। तो पूंजीवादी जो विचारधारा थी उसकी विरोधी साम्यवाद के आदर्शों पर यह आधारित ये प्रणाली जो है एक समतामूलक समाज, कैसा समतामूलक समाज कैसा होना चाहिए जिसमें सब लोग समान हों और समाजवाद की भावना से प्रेरित थी। यानी उत्पादन के साधन, नियंत्रण के साधन और समाज का नियंत्रण हो, व्यक्ति विशेष का न हो, निजी संपत्ति और संस्था का विरोध करके उसके स्थान पर समाज को समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करने की पक्षधर थी। तो सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने जो है पार्टी की संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया। इसलिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली की जो है एक साम्यवादी पार्टी थी, तो जिसमें अन्य दलों व विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं था। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध एवं पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में थी। तो ये जो पूरा सिस्टम था इसको ही सोवियत सिस्टम कहा गया, सोवियत प्रणाली कहा गया कि भाई इस तरह से उन्होंने एक सिस्टम बना रखा जहाँ समतामूलक समाज होगा, जहाँ निजी संपत्ति के लिए कोई स्थान नहीं होगा, जहाँ एक ही पार्टी का शासन होगा, अन्य दलों को कोई या विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं होगा। तो ये जो पूरा सिस्टम बना उस सिस्टम को ही क्या कहा जाता है, सोवियत प्रणाली कहा जाता है। अब इस सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या निकल करके आती हैं, तो सोवियत प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हैं, जैसे पहली विशेषता है कि सोवियत प्रणाली जो है वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी।
दूसरी यह है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी को उसमें अधिक महत्व प्रदान किया गया। तीसरी यह है कि ये प्रणाली जो पूंजीवादी व्यवस्था और मुक्त व्यापार की विरोधी थी, यानी व्यापार पर राज्य के नियंत्रण में रखना चाहती थी। चौथा यह है कि यह प्रणाली जो है नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाकर विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती थी और अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में ही रखना चाहती थी। नियोजित मतलब योजना बना करके, आपको पता होना चाहिए कि रूस दुनिया का पहला देश है, सोवियत संघ रूस जो है दुनिया का पहला देश है जिसने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करी थी। तो योजनाबद्ध तरीके से विकास करना, ये इसकी विशेषता थी, इस प्रणाली की विशेषता थी। और इस प्रणाली में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व था। जो संपत्ति है उस पर व्यक्ति विशेष का नियंत्रण न होकर के, स्वामित्व न होकर, बल्कि पूरी संपत्ति राज्य की संपत्ति मानी जाती थी। और इस प्रणाली में लोक कल्याणकारी कार्यों जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और जैसे दैनिक उपयोगी जो दैनिक जीवन की जो आवश्यक उपयोगी वस्तुएं होती, जरूरत की जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को राज्य ने रियायती दरों पर उपलब्ध करवाया। ये इस प्रणाली की विशेषता थी। और इस प्रणाली में घरेलू उपभोक्ता उद्योग उन्नत अवस्था में थे, अर्थात छोटी से छोटी चीज़ अर्थात सुई से लेकर के और कार तक सभी वस्तुओं के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया, बल दिया गया, ताकि किसी भी तरह से जो इस प्रणाली से बाहर लोग ना जा पाएँ या औरों पर निर्भर न रह पाएँ। तो ये इसकी विशेषता थी। इसके कुछ दोष भी थे। तो इस सोवियत प्रणाली के जो दोष थे, उसके प्रमुख दोष जो थे वो निम्नलिखित थे कि एक तो ये था कि इसमें नौकरशाही का बोलबाला बहुत अधिक था। नौकरशाह यानी पूरी की पूरी शक्ति क्योंकि राज्य के पास थी और राज्य को चलाने वाले नौकरशाह थे, अर्थात अधिकारी हुआ करते थे। तो उनके पूर्ण रूप से उन्हीं का नियंत्रण था, उनकी एक तरह से उनका एक तरह का खौफ था। और दूसरा, यह प्रणाली जो है सत्ता केंद्रित हो गई थी, और क्योंकि इस प्रणाली सारी की सारी सत्ता पर केंद्रित थी, सत्ता पर आधारित थी, तो इसलिए लोगों का, नागरिकों का जीवन है वो कठिन होता चला गया। क्योंकि लोगों को अधिकार नहीं है, आप राज्य के विरुद्ध बात नहीं कर सकते हैं, आपको हाँ ही हाँ करना है, अच्छा ही अच्छा कहना है, अगर गलत भी हो रहा है तो भी अच्छा ही अच्छा कहना है। तो इस तरह की इसमें व्यवस्था थी, इसका एक दोष था। और इस प्रणाली में नागरिकों के पास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे, अभिव्यक्ति के अधिकार नहीं थे, आप जो है अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते थे, अपनी बातों को रख नहीं सकते थे। तो इस तरह से लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे, मतलब आप चुनाव नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार से इस प्रणाली में केवल एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी को ही सारे अधिकार प्राप्त थे, यानी सभी संस्थाओं पर इस दल का नियंत्रण था। और दल जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, पूरा का पूरा नियंत्रण एक दल के पास है। और मजे की बात है कि वो जो दल है वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी वो जो भी करेंगे कल के दिन उनको उसको किसका जवाब किसको देना है, जनता को देना है, क्योंकि जनता ने उसे चुनना है, इसलिए उनको जवाब देना है। लेकिन यहाँ वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक या कह सकते हैं बहुत बड़ी इसकी का दोष था। और इस प्रणाली में गणराज्यों की प्रजा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी। जो गणराज्य थे यानी कई छोटे छोटे राज्यों ने शुरुआत में मिल करके अपनी आपको जो है सोवियत संघ में सम्मिलित कर लिया। उनको शुरू में आश्वासन मिला था कि भाई उनकी स्वतंत्रता पर या उनको किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होने दी जाएगी, उनकी स्वतंत्रता, उनकी प्रजा की स्वतंत्रता को पूरा महत्व दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके पूरा का पूरा नियंत्रण जो है सोवियत और रूस के हाथों में आ गया। और इसलिए और उनके विकास पर क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो लोग धीरे धीरे गणराज्यों की प्रजा को लगा कि वो उनके साथ जो है बड़ा उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, और धीरे धीरे करके उससे इसके जो है विरुद्ध होते चले गए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये कुल मिलाकर के ये जो सोवियत रूस था, इसने अपना एक सिस्टम तैयार किया था, अपना एक व्यवस्था तैयार की थी। लेकिन क्योंकि अत्यधिक हथियारों की होड़ के कारण, अत्यधिक जो है कह सकते हैं आगे बढ़ने की होड़ के कारण, अंततः धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था जो है, रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होती चली जाती है, चौपट होती चली जाती है। और अंततः एक समय आता है जब जो है जो नए शासक है, जैसे गोर्बाचोव जैसे शासक है, तो उनको इस व्यवस्था को यानी इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कदम उठाने पड़े। और वही कदम जो उन्होंने उठाए वो फिर रूस के पतन के आगे फिर कारण बनते हैं। उस पर अगले वीडियो पर बात होगी। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था इस तरह से था। अब इस पाठ के जो प्रश्न हैं, जैसे द्विध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं, इसको आपको करना है, या बर्लिन की दीवार पर टिप्पणी लिखी है, पूरा इतिहास मैंने भी आपको समझाया, वो आपको करना है। सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, उसका आपने विस्तार से लिखना है, और सोवियत प्रणाली की विशेषताएं और उसके जो दोष हैं वो भी लिखने हैं। तो इस तरह से आप पूरा इसको करेंगे। और कोई अगर दिक्कत आती नहीं, कोई प्रश्न, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या जो भी आपको माध्यम अच्छा लगे उस माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी कहना है कि आप मेरी वीडियो को अगर पसंद आता तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक उसको शेयर करें, ताकि
उनको भी इसका फ़ायदा मिले, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत